आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल आपके साथ। आज मैं बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। आप भी सोच रहे हैं कि ये इंसान जो मेरे सामने बैठे कौन है। ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और भीम आर्मी के स्टूडेंट फेडरेशन के ये लीडर हैं। और ये चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना के सांसद हैं, रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी पिछले लोकसभा चुनाव में जिन्होंने, और जो दिल्ली में गए फिर उसके बाद, और आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। और इनको आप देख भी सकते हैं, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद अभी जमशेदपुर आए थे। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए काशी प्रसाद सिद्दीकी साहब जो कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चुनाव प्रचार के लिए जब वो आए थे तो उनके साथ साथ इनको देखा गया था काफ़ी पद यात्रा में। और साथ में ही उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इनको पगड़ी भी पहनाई थी। तब मैंने नोटिस किया कि शायद ये कोई ख़ास इंसान है, इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। इसी वजह से आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि इतना आखिर भी, जैसा कि इनकी उम्र बहुत काफ़ी कम है, दिखने में भी लग रही है, तो इनसे जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में इतना ऊंचाई तक, इतना आगे तक, इतनी कम उम्र में ये कैसे निकल गए, इनका सफ़र कैसा रहा, ये वगैरह वगैरह जो भी पर्सनल कुछ सवाल थे वो करूँगा। और कुछ राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल करूँगा, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में भी है, उसके विंग में है, और चूँकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है। तो बगौर समाप्त फराइए मेरी इस सारे इंटरव्यू को, जो मैं इनसे बातचीत करूँगा। कैसा आपको इंटरव्यू लगा एंड में, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझको बताएं। सर, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से काफ़ी लोग मुझे सुनेंगे और आप मुझसे बात करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है सर कि मेरा नाम सुल्तान फतेह अली शाह है। मैं रहने वाला यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कुसद का हूँ और मेरा बेस सारापुर महाराष्ट्र के अंदर, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब की मोहब्बत और इनायत हमेशा मुझे मिलती रहती है, और इसी लिहाज से मैं पूरे भारत में घूम के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का काम करता हूँ। और खुसूस तौर पर मैं इलेक्शन के लिए जाना जाता हूँ। इलेक्शंस के अंदर ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा पार्टी के लीडर्स मानते हैं कि मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं वहाँ इम्प्लीमेंट करूँ। और पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहनुमाए भारत एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की क़यादत में चल के काम करता। अच्छा, ये बताएं, आपकी उम्र इतनी कम जी, जैसा कि आपने बताया कि एज आपकी कम हो, उसके बावजूद आप इस ऊंचाई पर इतनी कम उम्र में, कोई सफ़र आपका जो पॉलिटिकल करियर, जो छोटा सा पॉलिटिकल करियर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे, ज़रा इसको ब्रीफ करें मेरे व्यूअर्स। मैं ज़रूर आपको बताऊँगा इस चीज़ को। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूँ कि वो तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे दे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी एजुकेशन के लिए पुणे शहर आया था, जबकि पुणे हमारे महाराष्ट्र का ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट से कहा जाता है। तो वहाँ पर मैं BLLB का फर्स्ट ईयर का छात्र था, विद्यार्थी था। उस वक्त में NRC, आप भी जानते हैं, NRC जब काला कानून मुल्क जैसी, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए मुसलमानों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी। उस बिल के अंदर तमाम मुसलमानों के जज्बात इस कदर रनुमा हो रहे थे, उभर रहे थे। मैं भी एक आम मुसलमान था, मैं भी एक आम नागरिक था, मेरे भी जज्बात उभरे। मैंने भी सोचा कि एजुकेशन कैम्प के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हमारा कत्ल ना कर दे और तमाम चीज़ें ना हो जाए। तो मैं सड़क पर उतर गया और उस वक्त मेरे कॉलेज के कुछ साथियों के साथ मैंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ हम मुसलसल प्रदर्शन करते थे। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है भाषण की वजह से। मुसलसल हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध करते थे। उसी दौरान मेरी गिरफ्तारी हुई। तो मैं तो सीधा साधा स्टूडेंट था, मैं तो पढ़ाई के लिए आया था। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मुझे पुणे भेजा था ताकि मैं हाई एजुकेशन हासिल करके लंदन जा सकूँ। लेकिन अब कहते हैं ज़िंदगी को जो गवारा हो, खुदा को जो गवारा हो, मुकद्दर वही लिखा था। फिर मुझे वहाँ अरेस्ट हुआ। उसके बाद बाहर मेरे लिए कुछ लड़के एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे लीडर को छोड़ो। उनके वर्ड्स थे हमारे लीडर को छोड़ो, बस उनके जुमलों ने मुझे लीडर बना दिया। और मैंने जेल में बैठकर ही अपनी यूनियन बनाई। उसके बाद में फिर तमाम चीज़ें चली, मैं काम करते रहा, कौम मिल्लत के लिए लड़ते रहा। तो काफ़ी बड़ी बड़ी हमारे महाराष्ट्र स्टेट की बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है, मैं उनकी भी काफ़ी करीबी रहा कई वक्त। लेकिन एक वक्त मुझे भी तलाश थी किसी ऐसे हमसाये की, किसी कैसे कायद की जिसकी क़यादत में मैं चल सकूँ। और फिर मेरी चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई और भाई ने मुझे मौके दिए और मैंने अपनी 100% कोशिश की कौम मिल्लत और समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कुछ करने की। बस इसी तरीके से एक अहम सवाल आपसे, क्योंकि आपने बताया पुणे में आपने पढ़ाई कराई। पुणे जो कि दुनिया के, भारत के महंगे शहरों में एक शहर है, काफ़ी मतलब ग्लैमर सिटी है और बॉम्बे से करीब है, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पर रहना बहुत महंगा है। किस तरह से आपने अपना खर्चा बियर किया वहाँ पर, इतने महंगे शहर में, बड़े शहर में? मैं उस वक्त भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। फर्स्ट ईयर में तो मेरी वालदा ने मुझे काफ़ी पैसे वैसे से मेरी मदद की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि मेरी वालदा मुझे 3000 रुपये टिफ़िन के लिए भेजा करती थी। उसमें से मैं एक वक्त का खाना खाता था और 1500 रुपये के हैंड बिल बनवाता था NRC की, कि हमारे लोगों को पता तो चले NRC MPR है क्या।
मैंने ऐसे वक्त में संघर्ष किया है मेरे भाई, और उस वक्त में भी मैंने पिज़्ज़ा हट वगैरह एक्सेट्रा जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे पार्ट टाइम जॉब किए, और आज तक भी मैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करते करते ही कौम की खिदमत करता हूँ। अभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? मैं BLLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा और मेरे समाज, बहुजन समाज का प्रेम ऐसे ही मेरे साथ बना रहा और मेरी मेहनत रही तो मैं लंदन जाना चाहता हूँ। LLM में मास्टर्स इंशाल्लाह जल्दी मैं लंदन से मास्टर्स करूँगा। तो लंदन जाएंगे तो फिर तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ छूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद का और मेरा साथ एक ऐसा साथ है मेरे भाई। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने कहा था एक मरतबा, सुल्तान का और मेरा जो रिश्ता है वो दर्द का रिश्ता है, और जब तक मजलूम कमज़ोरों पे जुल्म होता रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद का और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। और आपके कैमरे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, अगर भाई भी इसको सुन रहे हैं तो बात कहना चाहता हूँ, सुल्तान फतेह अली शाह का खून का आखिरी कतरा भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रहनुमा भारत से वफादारी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल है हम कि जैसा आप बता रहे हैं NRC का मुद्दा या जो भी मुद्दा है, तो क्या आपकी मैनिफेस्टो में, आपकी सोच में, जो आपका राजनीतिक जो पॉलिटिकल करियर आगे जब बढ़ेगा तो सारे कौम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चलने की सोच जो है आपके दिमाग में पहले से है, या इसको आगे फिर आप इस पर विचार करेंगे? नहीं, ऑलरेडी भाई मैं एक ऐसे माहौल से आता हूँ, मेरे पड़ोस में कौसर काकी रहती है, दिवाली का फरार हमारे घर पे आता है, ईद का शुक्रमा उनके घर पर जाता है। तो मैं एक ऐसे महाराष्ट्रियन कल्चर से आता हूँ भाई। हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़मीन पर रहकर हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रजा है, लेकिन हम औलाद हज़रत टीपू सुल्तान की है, ये हम से कहते हैं। और हमारा महाराष्ट्र बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा है, वहाँ ईद और दिवाली साथ में मनाई जाती है, मोहब्बत का माहौल है, और मेरी ज़िंदगी में ये एक पार्ट रहा है, रहेगा और हमेशा है। कभी अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आपको मौका दिया और आप जीत के असेंबली में गए, या सरकार के कोई अंग आप बने, सरकार का कोई हिस्सा बनने का आपको मौका मिला ऐसा, तो आपका इंसाफ, आपकी जस्टिस किस तरह की रहेगी लोगों के साथ? देखिए, अगर कभी कुदरत ने मुझे ये मौका दिया और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से अगर मैं कभी असेंबली का मेंबर अपने ऐवान असेंबली बना, तो सबसे पहले तो मैं उन मजलूमों की लड़ाई लड़ूंगा जिनकी आज तक सुनवाई नहीं है। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, मैं पूरे भारत के मुसलमान, गरीब, आदिवासी, दलितों की आवाज़ करूँगा। सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख जिस चीज़ का है, मेरी पॉलिटिकल, जब मैं 15 साल का था, जब मैंने पहली मरतबा किसी आंदोलन में शिरकत की थी, मेरा भाई नजीब, मैं जब उसके बारे में बात करता हूँ तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं उसकी वालदा से मुलाकात कर चुका हूँ। मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मेरी ताकत में पूरी झोंक दूँ, लेकिन नजीब की, अब वो मर गया है, जिंदा है, क्या है, ये पता करने की मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा। और ऐसे हज़ारों लाखों मसले हैं। और दूसरा, जो कि मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मामले जैसे मैंने सोच के रखा है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए महाराष्ट्र के अंदर अलग संस्था है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई संस्था नहीं है। मैं हमारे माइनॉरिटी के बच्चों के लिए MPSC UPSC के पूरे सेंटर खुलवाऊंगा। सरकार से इस चीज़ की अपील करूंगा, हर बड़े ज़िले के अंदर 200 से 300 क्षमता की मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल तौर पर हॉस्टल बनाया जाए, फ्री और मुफ्त। इस चीज़ की मांग है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत करते हैं। अच्छा, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही गंभीरता के साथ ये सवाल कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही गंभीरता के साथ आप इसको जवाब देंगे। बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है बीजेपी या उनके सपोर्टर्स ने जो ये नारा लगाया उनकी तरफ से, तो ये बताइए कि सदियों से जो हम भारत में रहते आए हैं सब मिलजुल के, तो आज जबकि सदियां गुजर गई हैं, एक मॉडर्न एज में हमें 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज हिंदुओं को या दलित को या आदिवासी को, किसी भी कम्युनिटी को किससे खतरा, किससे जान का खतरा है, किससे जोखिम है, किससे वो डर रहे हैं भय में, जो ये बीजेपी इस तरह का नारा दे रही है देश? जो आपने कहा, मैं उनको जुमला इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं रहनुमाए भारत की ज़ुबान में उसको कहूँगा, ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, भारत पढ़ेगा और भारत पढ़ेगा। और रही दूसरी बात, तो किसी को किसी से खतरा नहीं है साहब। ना हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है, ना आदिवासी को हिंदू से खतरा है, ना हिंदू से आदिवासी को खतरा है, ना आदिवासी को हिंदू से, ना हिंदू को आदिवासी से खतरा है। असल मसला ये है कि ये नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अगर ये लोग नहीं चलाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े, आप तो नेता कहते हैं, मैं तो ठेकेदार कहता हूँ, ये जो ठेकेदार समाज के बैठे इनकी कुर्सियों को खतरा है। जिस दिन भी मुल्क अजीज़ का 85% तबका, बहुजन, दलित, मुसलमान, कमज़ोर, अल्पसंख्यक एक जगह हो जाएंगे, मुकम्मल बहुजन समाज की शक्ल में वोट करना शुरू कर देंगे, उस दिन देखना दिल्ली से कई बड़े बड़े दलालों का, कई बड़े बड़े ठेकेदारों का कुर्सियाँ खाली होंगी और इस मंगले में सरकार की तरफ से मिले हुए इनके घर भी खाली होंगे। इस बात का
अब कुछ क्वेश्चन, चूँकि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी पुणे से आप हैं, तो अब सवाल ये करना मुझे कि महाराष्ट्र में इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन रहने वाली, क्या लग रहे हैं आपको असरात वहाँ पे? इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आनंद मोदी जी की सीट है धुले में, वहाँ पर हम बड़ी अच्छे प्रदर्शन करेंगे। हड़पसर के अंदर हमारे एडवोकेट तौसीफ शेख, जो कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत प्यारा काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल फिर के लीगल सेल का जो काम है, गरीबों मजलूम, चाहे विशालगढ़ की मस्जिद आपने देखा होगा, मस्जिद टूटी थी महाराष्ट्र में, और लोहागढ़ का मसला, हर मुद्दे पे वो सक्रिय रहते हैं हमारे पार्टी के। कितनी सीट पर खड़े करने हैं आप? 38 पे वहाँ पे भी लड़ा रहे हैं। 38 कितने चांसेस? मेरे पास जो सूची है, क्योंकि मैं तो बाहरी पूरे भारत में प्रचार कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास जो सूची है उसके अकॉर्डिंग हम आई थिंक 38 सीट पे हम लड़ते हैं। तो 38 पे कितना चांस, कितनी सीटें निकल जाएंगी जो आपको मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है? 12 सीटें हमारी आज़ाद समाज पार्टी के 12 MLA इस मरतबा महाराष्ट्र असेंबली में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी आपको देखिए उद्धव ठाकरे जी और जो शिवसेना और एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, इन दोनों में जो तफरका हुआ है, वजह जो भी रही हो, मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपके नज़रिए में आपको क्या लगता है इन दोनों में असली शिवसेना कौन सी, उद्धव ठाकरे या एक नाथ शिंदे? किसी रीजन लॉजिक के साथ बताइए। ये तो आप जो एक राजी बता दीजिए, मैं इस बारे में क्या कहूँ। मैं तो हर वक्त में वैचारिक तौर पर उनके विरोध में रहा हूँ और ज़िंदगी भर रहा हूँ। विरोध अपनी जगह पर, मैं वो बने विरोध तो अपनी जगह पर, लेकिन आपको दोनों में से असली कौन? आप घेर रहे हो विजयनाथ जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये अब असली और नकली का जो खेल है, मैं तो कहता हूँ दोनों ही नकली हैं, और वो जो है वो अपनी जिम्मेदारी रखते हैं। आप मुझे मेरे पार्टी का पूछिए, मेरी आइडियोलॉजी का पूछिए, मैं जरूर। नहीं, तो उद्धव ठाकरे जी से तो मुस्लिमों से भी उद्धव ठाकरे जी अब मिल रहे हैं, मिलते हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके मसलों को सुन रहे हैं, देखा गया कई बार वीडियो में, न्यूज़ में देखा गया, और मुसलमानों के एरिया में जा रहे हैं। अब तो पहले वाली वो बात नहीं, चूँकि एक नाथ शिंदे जब अलग हो चुके हैं तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल चेंज नजर आ रहे हैं इस बार। तो कोई अगर बदल रहा है, कोई अगर अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे? ये तो वक्त की ज़रूरत है उनके लिए। नहीं, अब वो ठीक है, वक्त की जरूरत है, लेकिन अगर कोई अच्छा हो रहा है तो क्या आप उसकी तारीफ करने से गुरेज करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनकी सियासत की एक चाल है, वो एक चेहरा है जो मुसलमानों का, दलितों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सदियों से ये रहा है साहब, एक परंपरा रही है, चाहे झारखंड रहो, बिहार रहो, उत्तर प्रदेश रहो, या फिर बेंगलोर रहो, या महाराष्ट्र रहो, हर जगह ये रहा है कि रमज़ान के वक्त में लोग हमारे दस्तरखान पे आते हैं, हमारे ही खजूर, हमारी प्लेट से खजूर उठाते हमें खिलाते हैं। अब हमारे कौम के लोग तो बेचारे बहुत मासूम हैं, वो समझते हैं कि ये हमारा हमदर्द है। नहीं मेरे अजीज़ साथियों, ये आपके हमदर्द नहीं, ये चुनावी मेहनत है। ये 5 साल में एक मरतबा आपके दस्तरखान पर बैठने का नाटक करते हैं, और वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो ये समझती है कि मुसलमान इनके बाप की जागीर है। मैं बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम वोट बैंक आपके बाप की जागीर नहीं है। आज मुसलमान शौरमंद हो चुका है, मुसलमान खुद की क़यादत खड़े कर रहा है, पूरे भारत में आज मुस्लिम लीडर्स उभर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, महाराष्ट्र में कई मुस्लिम लीडर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, आज झारखंड के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा है उनको, और वो बहुत बेहतरीन काम यहाँ की माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यक के लोगों के लिए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके जवाब पे क्वेश्चन, तो राहुल गांधी जो नजीब से मिले, या राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, ये सब क्या ढोंग और दिखावा होगा? ठीक है, मानिए मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब राहुल जी एक बड़े नेता है, आदरणीय है, वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और देखिए हमारी किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, हम मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ के इलेक्शन को, झारखंड के इलेक्शन को और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की सीट को लेकर एक बात कहूँगा आपको कि कल आप ही के कुछ पत्रकार साथियों ने कल कवर किया कि राहुल जी ने क्या था वो मामला, किसी शॉल नहीं, राहुल जी का मामला नहीं था। राहुल जी ने तो सिंपली सिर्फ ऐसे हाथ से मना किया। अच्छा, वो स्टेट गौरी सिंह के जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो ये काम किया है इंसल्ट करने वाला एक कांग्रेस के मुस्लिम लीडर को, राहुल जी नहीं कुछ। मैं सिर्फ राहुल जी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि राहुल जी क्या ये ढोंग कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान होते हैं, नजीब से जाके मिले जो, या कहीं किसी गरीब से जाके मिलते हैं, तो ये क्या ढोंग? नजीब से तो नहीं मिले हैं, नजीब से नहीं, उनकी फैमिली से मिले। हाँ, मेरे इन्फॉर्मेशन तो ये ढोंग है। देखिए, उनकी सियासत है, वो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, मैं उनके लिए शुक्र है। ठीक है, अब आप ज़रा हमको ये बताएं कि जो ये झारखंड में खास के, चूँकि अभी झारखंड में आप कुछ दिन से हैं, यहाँ पर आए हैं, तो कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। यहाँ पर बीजेपी एक मुद्दा उठा रही है कि कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत सारे झारखंड में आ गए, हम आएंगे तो एनआरसी लगाएंगे, उनको आउट करेंगे। मुस्लिम बहुत सारे बांग्लादेश से आ गए हैं, और नौजवान मुस्लिम अब वो यहाँ की दलित आदिवासी लड़के से शादी करके यहाँ की ज़मीन हड़प रहे हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई आपको लग रही है, या फिर ये बीजेपी का ये झूठ है जो बीजेपी फैला रही है चुनाव को जीतने की?
ये सब बकवास है, एक झूठ है, एक खरा झूठ है। मुसलमान मुल्क अजीज़ की औलाद है। और एक बात याद रखिएगा, जब मुल्क अजीज़ की आज़ादी ने मुसलमानों को आवाज़ दी, जब हम जंग आज़ादी का हिस्सा बने तो हमने देखा कि दिल्ली से लेकर खैबर तक उलमाए दीन की कतलें रखी हुई थी। फिर भी अगर हमारी वफादारी पे आपको शक है, फिर भी हमारी अगर भारत प्रेम पे आपको शक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चाहिए जामा मस्जिद की पाकिस्तान से पूछिए, लखनऊ की तहजीब से पूछिए, कश्मीर और कन्याकुमारी की तहजीब से पूछिए कि मुल्क अजीज़ के मुसलमान ने मुल्क अजीज़ को क्या पूछा। एक मिनट आपको, तो क्या बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि वो झारखंड और महाराष्ट्र लूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली सफाया है साहब, आप देखिएगा, आपने देखा नहीं 400 पार कहाँ तक कहाँ पहुँच गए, और आधे से ज़्यादा तो ईवीएम पे धांधली हुई, 80 से ज़्यादा सीटों पे ईवीएम पे धांधली हुई है। अभी तो नई नई खबरें सुनने में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी वजीर आला का पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने के चक्कर में बीजेपी का सफाया है साहब, सीधा सीधा सफाया है। 2029 में महाराष्ट्र से भी बीजेपी का सफाया है, मैं सीधा कर रहा हूँ। अच्छा, आने वाले टाइम में आज़ाद समाज पार्टी का फ्यूचर किस तरह का दिख रहा है? लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ेंगे? जिस तरह से आपकी पार्टी तेजी से बढ़ रही है दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को लेकर। आप देख लीजिए, आज पार्टी को उनके 3.5-4 साल, आज हमारे पास एक MP है, कहीं जिला पंचायत सदस्य है, कहीं पार्षद है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ मेरे साथियों कि आपने अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का सच्चाई और इस्तिकामत के साथ साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं है मेरे भोजन भाइयों, मेरे मजलूम भाइयों, वो दिन दूर नहीं है कि हम में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा और उसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। एक आखिरी सवाल और उस पर अपनी बात को हम खत्म करेंगे। बात तो बहुत पहले मैं बोल रहा हूँ, अभी ये फ्यूचर की बात है, लेकिन फिर भी चूँकि अब आप आ गए हैं तुरंत फिर आपसे मिलना आसान नहीं है, तो आपके जाते जाते आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप 5 या 10 MP जीतते हैं, बगौर मेरे कुछ सवाल को समझिएगा, जीतते हैं और आपको गठबंधन करना हो, ये क्वेश्चन मैं हर लीडर से पूछता हूँ, करीब गठबंधन अगर आपको करना हो तो हमको यस नो में जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा नहीं। क्या आपको गठबंधन करना हो तो NDA के साथ जाएंगे या इंडिया राहुल गांधी के साथ जाएंगे? सीधा सवाल। देखिए, जिनके साथ संघर्ष होता है उनके साथ समझौता नहीं होता। मैं मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो यानी आपका जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए महाराष्ट्र से थे और आज़ाद समाज पार्टी के बहुत ही सुल्तान साहब इनका नाम है, और ये काफ़ी कद्दावर और युवा लीडर हैं, युवा नेता हैं। इनकी बात और जो इन्होंने बताया, जो इंटरव्यू मैंने ये लिया, इनसे सवालात किए, इन्होंने जो जवाब दिए वो आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। और इस तरह की बहुत सारी मज़ीद और भी इंटरव्यू और लीडरों के साथ होगी, चुनाव के मुद्दे पर, चुनाव के बाद भी बात होगी, देश के मुद्दे पर, देश के ज्वलंत मसलों पर, और मैं आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो हमारे युवा साथी हैं और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट और तमाम स्टूडेंट से भी ये अपील करता हूँ कि इंडिया दैट इज़ भारत, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आज मीडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं सच्चाई को बता रहे हैं। और भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत बेहतर काम करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। शुक्रिया। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।